रखें। कल की दुआएं कहाँ गई? कल वो जो पढ़ाई थी जो एक तो रखा करो, साथ में भी रेफरेंस देना पड़ता है उसका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने कहा आज शुरू करना था, एक ख़त का जिक्र रह गया था जो कल, उससे शुरू करता हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले ये हिदायत दी थी सबको कि सिलीशिया का एड्स के ऊपर बाकायदा साइंटिफिक तरीक पर तजुर्बा करें और उसका बाकायदा रिकॉर्ड रखें। महज ये कह देना कि जी फलां जगह कुछ मरीज़ ठीक हो गया, कुछ फलां जगह ठीक हो गया, ठीक नहीं है। हमारे जो अस्पताल थे अफ्रीका में ख़ास तौर पर, उनके लिए बेहतरीन मौका है क्योंकि वहाँ बकसरत इसके मरीज़ पाए जाते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर की तरफ से भी कोई मुअय्यन रिपोर्ट नहीं मिली, सिवाय एक इत्तफाकन कोई जिक्र हो गया हो कि फलां मरीज़ था तो उसकी ये हालत हो गई, इसलिए से ठीक हो गया। लेकिन जो हक है तजुर्बे का वो किसी ने नहीं किया अभी तक। इसलिए एक तो तफसीर की तरफ से चिट्ठी लिखवाएं, आप नोट कर लें। ये प्राइवेट सेक्रेटरी की तरफ से लिखवाएं क्या वजह आखिर क्यों खामोश हो गए हैं। जो किस तरह से मरीज मौजूद हैं, आते हैं, तो आप रजिस्टर बना के क्यों तजुर्बे नहीं कर सकते आखिर। और उनके लिए और कोई राय नहीं है, जब यही एक राय रह गई है तो कम से कम पता चले डॉक्टरी लिहाज से कि कितने मरीजों में से कितनों ने इससे इस्तेफादा किया, उससे क्या नतीजा निकला। अलबत्ता सैयद मंसूर बशीर साहब जो जींजा में हमारे मुबल्लिग हैं युगांडा में, उनकी तरफ से ख़त आया है कि एक साहब हैं सिराज अबू नीका, वो एक ईसाई क्लिनिक में काम करते हैं और उन्होंने हमारी इन दवाओं के बाकायदा तजुर्बे किए हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा है। उस ईसाई क्लिनिक में कसरत से एड्स के मरीज आते हैं और ये चूँकि वहाँ कारकुन हैं, ये खुद डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन वहाँ जैसे मुझे पता नहीं कि पोजीशन क्या है, मगर डॉक्टर नहीं लिखा हुआ इनको। इनका ख़त जो है वो ये कह रहा है जींजा जोन के एक नौजवान अहमदी दोस्त सिराज अबू नीका साहिब एक ईसाई हेल्थ क्लिनिक में काम करते हैं। आपकी तरफ से जो इरशाद मौसूल हुआ उसकी रोशनी में मैंने अमीर साहब से सिलीशिया की कुछ खुराकें लेकर इनको दी। सिराज अबू नीका साहब ने उसकी 2 खुराकें 2 हफ्ते के वक्फे से उनमें से 15 एड्स के मरीजों को दी। मैं इनको कहा था कि पहले यही रखें कि एक खुराक के बाद 15 दिन के बाद फिर रिपीट करें। अल्लाह ताला के फजल से उनमें से 12 मरीजों को नुमाया फ़ायदा हुआ और नुमाया फ़ायदा की तफसील नहीं लिखी, ये उनसे पूछनी है लिख के। और 3 को कुछ रिएक्शन से रैशेस हो गए। ये 3-4 माह पहले की बात है। इन रैशेस की वजह से खाकसार ने सिराज साहब से कहा कि मरीजों को मजीद ये दवाई न दें, बल्कि जिनको फ़ायदा हुआ है उनका खून दोबारा टेस्ट करवाएं। चुनांचे उनमें से एक औरत को जिसे नुमाया फ़ायदा हुआ था दोबारा खून टेस्ट के लिए भिजवाया। ताहम इन सब मरीजों को मुसलसल इफाका हो रहा है। जो 3 मरीज हैं उनके मुताबिक पूछते हैं कि इनको अब क्या दवा देनी है। तो जो रैशेज वाले मरीज हैं उनके मुताबिक तो पहले सल्फर की सीएम की एक खुराक देनी है बस, और फिर दोबारा सिलीशिया शुरू करनी है। लेकिन मुझसे पूछ लें ये साथ साथ फैक्स कर दिया करें, कोई अब तो मुश्किल ही नहीं है, फ़ौरन उसी वक्त इतला मिल सकती है। और जो 12 को कहते हैं नुमाया फ़ायदा हो रहा है, क्या यह फ़ायदा हुआ है, इससे मुराद क्या है। वहाँ क्लिनिक में बाकायदा एड्स के टेस्ट हुआ करते हैं, वो टेस्टों की रिपोर्ट भिजवाएं
और हालत में क्या फ़र्क पड़ा है। तो परसेंटेज ये बहुत हाई है। अगर ये दुरुस्त है कि ये सिर्फ एड्स के मरीज थे या वो पॉजिटिव क्या कहते हैं, एच आई वी पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव होना और चीज़ है, एड्स होना और बात है। HIV पॉजिटिव का मरीज जब बाकायदा मर्ज में मुब्तला होकर वो तेजी के साथ फिर वो गिरने लगता है, वो एड्स की एक्टिव हालत होती है, उसको एड्स कहते हैं। और अगर मादा मौजूद है और किसी वक्त भी वो भड़क उठ सकता है, उसको HIV पॉजिटिव कहते हैं। तो ये जो उन्होंने मरीज लिखे हैं वो एड्स के लिखे हैं, इसलिए ये बहुत ही अहम है हमारे लिए, इसके मतलब मजीद तहकीक करवाई जाए। और भी है मेरे जहन में बात चीज़ें जो इनको दी जा सकती हैं। बाज़ जो अमेरिका में मेरे ज़ेर इलाज रहे हैं वो तो अल्लाह ताला के फज़ल से सारे ठीक हो गए थे, चंद 4-5 केसेस हैं। और उनका मैं इसी तरह बाज़ दफ़ा सरीशा दवाई, बाज़ दफ़ा सिर्फ बीच में इंटरडोज की, बाज़ दफ़ा और दवा भी देनी पड़ती है। यहाँ हमारे पास मरीज हैं, उनकी जो रैम जी ईसाई औरत थी, वो आती रही है ना पीछे, आखिरी वक्त तक तो उसकी ज़रा ठीक ठाक ही रही थी, वो भी एड्स की एक्टिव मरीज़ा थी, मगर फिर उससे रब्ता नहीं हुआ दोबारा से। जिसकी मार्फत हुआ तो उनसे पता करना हमको। अच्छा, आज आपको फ्लोरिक एसिड पढ़ाऊंगा। फ्लोरिक एसिड एक ऐसी दवा है जो बहुत ही वसी असर, बहुत गहरा असर रखने वाली है, और ऐसी बीमारियों में जो जुज़्व बदन हो चुकी हों रफ्ता रफ्ता और ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, उनमें फ्लोरिक एसिड बहुत ही मुफीद और गहरे असर वाली दवा है। इसकी रफ्तार हल्की है। पहली बात तो ये सोचनी चाहिए कि ये आनन फानन वाली दवा नहीं है। वो बीमारियां जो डूब जाती हैं बदन में और रफ्ता रफ्ता ऊपर उठती चली जाती हैं, यहाँ तक कि दांत हैं अगर तो गल सड़ जाएंगे, और जो तमाम हड्डियों के ऊपर चिकना मादा ऊपर का जो उसका खोल बनाता है, उसके अंदर सख्ती पैदा करता है, वो खाया जाता है। फ्लोरिक एसिड का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन ये तो शास की बातें हैं। असल जो इसका बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसका मिजाज एक पहलू से सल्फर से बहुत मुशाबे है और एक पहलू से नेट्रोम्योर से। और बहुत से मरीज़ जो नेट्रोम्योर के दिखाई देते हैं लेकिन इलामतें और पाई जाती हैं, हम नेट्रोम्योर नहीं दे सकते, और या सल्फर सोचते हैं या नेट्रोम्योर सोचते हैं, वो दोनों की बजाय असल फ्लोरिक एसिड का केस होता है। और ये इस लिहाज से बहुत ही दिलचस्प दवा है। मसलन नाखूनों पर असर, बालों पर असर। नेट्रोम्योर में भी नाखून नाकिस हो जाते हैं, किनारे से वो जो गोश्त के टुकड़े से निकलने शुरू हो जाते हैं, और बाल बेरौनक और बाज़ दफ़ा फट जाते हैं, उनकी दुनें दोरी हो जाती हैं फट के, और झड़ने लग जाते हैं कमज़ोर और बेजान होकर। अब ये अलामतें आमतौर पर जब हम पास सुनते हैं तो नेट्रोम्योर की तरफ ध्यान जाता है। और पाँव में गर्मी, हाथ पाँव में गर्मी और पसीने, रात को बिस्तर से पाँव निकालना, इससे सल्फर की तरफ ध्यान जाता है। और पसीने में बदबू, वो भी सल्फर में पाई जाती है, मगर बाज़ दफ़ा हाइपर सल्फ में उससे भी ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें फ्लोरिक एसिड में इकट्ठी हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल को नज़रअंदाज करने से बहुत नुकसान होता है। और चूँकि गहरे असर वाली दवाई है, ऐसे मरीज़ जो बढ़ते बढ़ते ऐसी हालत को पहुँच जाएं कि जहाँ दवाएं दूसरी काम ना करें, वहाँ लाजमन बहुत गहरी दवाओं की तलाश करनी पड़ती है। और सल्फ्यूरिक एसिड उनमें से
फ्लोरिक एसिड में से एक बहुत ही अहम दवा है। इस मुख्तसर तारुफ के बाद अब मैं नोट से देखकर आपको इसकी बातें बताता हूँ। नोट्स कहते हैं एंटीसोरिक है, एंटीसिफिलिटिक है, एंटीसाइकोटिक है, यानी वो तमाम गहरी बीमारियां जो नस्ल ब नस्ल इंसानी सेहत पर असरअंदाज होती रहती हैं, मसलन सिफिलिस और सुजाक और कोढ़, इन 3 बुनियादी बीमारियों में लोगों ने, होम्योपैथ ने तमाम मरीजों को तकसीम कर रखा है। एक मैंने बीच में कहा था कि बेसिलिनम की अपनी ज़ात में एक हैसियत है, यानी लंग्स के में सिली मादा हो और वो डूब के कहीं और पहुंच जाए, नस्ल ब नस्ल वो असरअंदाज होता रहता है, तो उसको एक चौथी किस्म के तौर पर अलग ट्रीट करना चाहिए। बहरहाल ये 3 जो बुनियादी बीमारियां हैं, ये तीनों इसके अंदर पाई जाती हैं और इन तीनों में से किसी शक्ल में भी ये अपना बद असर दिखा सकती है। इसके मुताबिक लिखा हुआ है कि डीपेस्ट भी है और स्लोएस्ट भी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आहिस्ता रफ्तार है, और गहरी, अक्सर आहिस्ता रफ्तार बीमारियां गहरी होती ही हैं, क्योंकि वो इंसानी जिस्म के फाइबर में उसके जो जिस चीज़ से बना हुआ है जिस्म, खा वो हड्डियाँ हों, खा वो मसल्स की बनावट की चीज़ें हों, हर वो चीज़ जिससे इंसानी जिस्म बनता है उस पर यह असरअंदाज होती है और उसकी कैफियत बदल कर उसे मुस्तकिल तौर पर बीमार कर देती है। इसमें क्योंकि मैंने बताया था सल्फर और नाइट्रोमोल दोनों की इलामतें मिलती हैं। सल्फर हॉट ब्लडेड है, बड़ी वाज़ेह बात है, उसके जिस्म में बहुत तमाज़त पाई जाती है, गर्मी, खून में गर्मी, और नाइट्रोमोल ठंडी दवा है, और इसमें दोनों बातें भी बाज़ दफ़ा बदलती हैं। या बाद मरीजों में नाइट्रोमोल की इलामतें सर्दी के लिहाज से गालिब होंगी, बाद में सल्फर की इलामतें गर्मी के लिहाज से गालिब होंगी। रात के वक्त इसका आमतौर पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, सल्फर को भी बिस्तर में बाज़ तकलीफ़ें बढ़ती हैं, और इसमें रात के साथ ताल्लुक़ है कि आमतौर पर बदन का जो हरारत है वो कम होने की वजह बढ़ जाती है, और तपिश है, लेकिन वैसे बुखार की कोई दूसरी वजह मालूम नहीं होती, सिर्फ जिस्म तपने लगता है। और नतीजतन इंसान पानी की छींटे मारता है मुंह पे, बाल औरतें पाँव धोती हैं, हाथ पाँव गीला करती हैं, क्योंकि औरतों में भी ये बात पाई जाती है, और पानी अच्छा लगता है, जबकि सल्फर में पानी बुरा लगता है। इसलिए ये दोनों के मिजाज में फ़र्क करने के लिए बाद इलामतों की तरफ आपको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सल्फर का मरीज़ गर्मी तो महसूस करेगा, लेकिन नहाने से मुतनफ़िर वो अफीनियों वाला मिजाज रखता है, लेकिन इसको फ्लोरिक एसिड को पसंद है ठंडा पानी की छींटें मारना, ठंडे पानी में हाथ डुबोना, और पस्टिल्ला से इस पर उसे मिलती है। पस्टिल्ला का मरीज़ भी पसंद करता है ठंडे पानी को इस्तेमाल करना। बिस्तर से पाँव बाहर निकाल देना, पस्टिल्ला की तरह जलते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। हाथ और पाँव दोनों पसीने से शराबूर हो जाते हैं, और पसीना जलाने वाला है, काटने वाला और जलाने वाला। पाँव की उंगलियों में मैंने देखा है, इसमें ये बात पाई जाती है, अगर दरमियान में गल जाती हैं बाज़ दफ़ा पसीनों की वजह से, बदबू भी है और वो गलती भी है, उनमें फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छी दवा है। एक चीज़ जो इसे
मेथनॉल और सल्फर से अलग दिखाती है वो इसका चाय और कॉफ़ी के से का रद्द-ए-अमल है। ऐसे मरीज़ जो फ्लोरिक एसिड के हों वो चाय और कॉफ़ी दोनों से बहुत जल्द असर कबूल करते हैं। अगर पीते भी हैं तो मसलन नींद उड़ जाएगी और कोई असर ज़रूर होगा, तो बैन ही उनके मिजाज के मुवाफिक नहीं है ये चाय और कॉफ़ी। मगर मेरे तजुर्बे में है कि चाय का आदी मरीज़ वो रद्द-ए-अमल नहीं दिखाता अगर फ्लोरिक एसिड का भी हो, लेकिन अगर उसके आप साथ कोयत के पूछें तो ये कहेगा कि चाय से मेरी नींद पर भी असर पड़ता है। तो चाय 100% मुवाफिक नहीं होती और काफ़ी से बिल्कुल फ़ौरन नींद उड़ती है और बाद दफ़ा दूसरी तकलीफ़ें भी हो जाती हैं। तो ये दो चीज़ें नेक्टरम्योर और सल्फर में नहीं पाई जाती। नाखूनों का हाल बुरा होता है, उसके किनारे फटे हुए नाखूनों में ये जो है ना यूँ ये देखें रिजेस कसरत से पड़ी हुई होती हैं और यूँ बल वाले नाखून, और बाद दफ़ा वो पिचक के तो बेजान से हो जाते हैं और रिजेस उसमें भी होती हैं और उसके अलावा बढ़ते ज़्यादा हैं। इसमें फ्लोरिक एसिड में नाखूनों का तेज़ी से बढ़ना भी है, बदनुमा, उखड़े उखड़े, बेजान और जल्दी बढ़ने वाले, और यही बालों का हाल है। तो नाखून और बाल अमूमन हम मिजाज होते हैं। एक बीमारी जो बालों पर असरअंदाज होती है अक्सर नाखूनों पर भी असरअंदाज होती है। वो जो मुहावरा बना ना, अल्लाह गंजे को नाखून नहीं देता, शायद वो उसमें कुछ सच्चाई भी हो। जिसके बाल भी उगते शायद नाखून भी ना उगते हों। हो सकता है कि जो बीमार हैं गंजे तबन, ये मैं अपने इल्म पे नहीं बता रहा, मैं मुहावरे की वजह से कहता हूँ, किसी ने कुछ देखा होगा तो मुहावरा बनाया है। बहरहाल नाखून और बालों का ताल्लुक तो पक्का है। और है टोस का मैं बता चुका हूँ ना, उंगलियों के दरमियान कहता है ऑफेंसिव एक्रिड स्वेट बिटवीन द टोस। इसमें जिल्द के ऊपर जगह जगह कुछ फोड़े फुंसियाँ से ऐसे बन जाते हैं जो ठीक होने में नहीं आते। ऐसी फुंसियाँ, फोड़े वगैरह जो एक दफ़ा हो जाए तो फिर चलते जाते हैं उसी तरह, उनमें फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छी है। और मुगली फोड़ा एक कहलाता था जो कल्लों पर या चेहरे पर निकलता है, आमतौर पर चेहरे पर निकलता है। वो कोल्ड सोर है एक किस्म का, ठंडा फोड़ा जो फौरन पकने में नहीं आता और जब पकने में आप पक के पीछा छोड़े तो बहुत चिकना सा गहरा दाग छोड़ जाता है। इस किस्म के फोड़ों में फ्लोरिक एसिड अच्छी है। जो गुठलियाँ सी बन जाएं या फैले हुए भी हों तो खामोश फोड़े हैं, काम हरकत में नहीं आते, और हैं वो फोड़े तकलीफ भी उनमें होती है। फ्लोरिक एसिड उनके अंदर तेज़ी पैदा कर देता है और सिलिशिया भी ऐसे फोड़ों में मुफीद है। बाज़ केसेस में सिलिशिया की एक ऊँची दवा देने से देखे एक खुराक ही में फोड़े तहलील हो गए, लेकिन सब फोड़ों पर सिलिशिया असरअंदाज नहीं होती। ऐसे फोड़ों में फ्लोरिक एसिड सिलिशिया से ऊपर है, ये है बात खास। और फ्लोरिक एसिड सिलिशिया के बाद तबन काम करता है, और कुछ इसकी वजह यह है कि सिलिशिया
गर्मी की तरफ धकेलती है। पल्स्टिल्ला के बाद जैसा सिलिशिया काम करती है, पल्स्टिल्ला गर्मी से सर्दी पैदा करती है बदन में। कुछ अर्सा पल्स्टिल्ला खिलाएं तो मरीज सर्दी की तरफ मायल हो जाएगा, फिर आप उसको सिलिशिया दें तो गर्मी की तरफ मायल हो जाएगा। बाद डॉक्टर फिर पल्स्टिल्ला फिर सिलिशिया, वो इस तरह वो शीशा होता रहता है ऊंच नीच, और किसी पहलू से किसी करवट मर्ज बैठता नहीं। लेकिन अगर पल्स्टिल्ला दोबारा देने की बजाय कैलकेरिया फ्लोर दें तो ये एक फैसला कौन नतीजा दिखाएगा। वाज़ेह तौर पर मरीज या शफा पा जाएगा या कोई और अलामतें ज़ाहिर होंगी जिससे आप उस किसी नई दवाई की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। लेकिन अक्सर ये काफ़ी होता है। पल्स्टिल्ला के बाद सिलिशिया अगर ठंडा मरीज हो रूटीन में नहीं देनी, या सिलिशिया बगैर पल्स्टिल्ला के बसाव का देनी पड़ती है और वो अच्छा काम करती है अपनी इलामतों में। अगर ना करे तो इसको याद रखें, कैलकेरिया फ्लोर को। बाल झड़ते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं, लस्टर नहीं होती। अगर माइक्रोस्कोप में उनको देखें तो अंदर से जगह जगह से खाए खाए और फटे हुए उधरे उधरे दिखाई देते हैं। नेट्रोमोर में तो बगैर माइक्रोस्कोप के भी वो नजर आ जाते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों माइक्रोस्कोप लिखा है। जो खस्ता हाल है वो तो बहरहाल दिखाई देगा बगैर माइक्रोस्कोप के ही। और किनारे उनके खुश्क होते हैं, इसमें बाल मैट भी कर जाते हैं, बाज़ दफ़ा थब्बा सा बन के बैठ जाते हैं और उनमें स्प्लिटिंग करने का रुझान, इन्हें फट जाने का रुझान पाया जाता है। एक और चीज़ जो इसमें ख़ास है वो इसकी पहचान है बालों के लिहाज से। नेट्रोमोर में तमाम सर पर बराबर असर होता है, लेकिन फ्लोरिक एसिड में फ़र्क है। बाज़ जगह सिर के बाद हिस्सों में मजबूत गुच्छा बालों का और बाज़ हिस्सों में बीमार बाल, और सेहत बराबर नहीं है बालों की। ये वो पहचान है जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसको दूसरी मिलती जुलती दवाओं से मुमताज़ कर देती है। इसलिए नज़र रखनी चाहिए ऐसी बातों पर, क्योंकि एक ही चीज़ से बाज़ दफ़ा बीमारी, एक दवाई ऐसी पकड़ी जाती है जो बाकी जिस्म पर भी बहुत ही अच्छा असर छोड़ती है। तो असल चीज़ तो यह है कि होशियारी से ताक में लगे रहें कि कोई ऐसी इलामत मिल जाए जो उस दवा की निशानदेही कर दे, फिर वो बाकी बीमारियों को आप ही संभालेगी, फिर लंबी चौड़ी तफ्तीशों की ज़रूरत नहीं रहती। ये बालों का जो ये मैंने आपको नुक्ता बताया है इसको न भूलें बिल्कुल, कि इसमें पैचेस उस तरह पैचेस नहीं है कि कहाँ से बाल उखड़ गए। देखने में बज़ाहिर वो मरीज यही कहेगा कि मेरे सर से बाल कमज़ोर भी हो गए हैं, झड़ भी रहे हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो बाल हिस्से उसके सर के सेहतमंद बाल पेश कर रहे हैं और मजबूत। और ये जो फ़र्क है ये सिर के किसी हिस्से से भी होगा ताल्लुक़ रखता है। अगर आप पिछले निचले हिस्से के बालों का मुआयना करके समझें कि ये फ्लोरिक एसिड की अलामत है तो गलत होगा, क्योंकि जो बेस लाइन है बालों की वो बाकी बालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसलिए वो जो प्लास्टिक सर्जन एक गंजे का इलाज में के लिए बाल ढूंढते हैं वो अमूमन बेस लाइन से लेते हैं, क्योंकि ये सेहतमंद बाल हैं जो बहुत लंबी उम्र तक सेहतमंद रहते हैं। यानी रंग सफ़ेद भी पड़ जाए तब भी उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं। तो ये बेस लाइन के बालों की बात नहीं मैं कर रहा, ये याद रखें। सिर के दूसरे हिस्सों में जो बीमार होने चाहिए वहाँ सेहतमंद बालों के हिस्से बाज दिखाई दें तो फिर फ्लोरिक एसिड होगा। सिलिशिया का एब्यूज हो जाए अगर रद्द अमल उससे पैदा होता है जो बड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है। सिलिशिया का गलत इस्तेमाल
बहुत ख़तरनाक नताइज पैदा कर देता है। अगर गलती से सिलिशिया का गलत इस्तेमाल हो गया हो तो कैलकेरिया फ्लोर उसका एंटीडोट है। फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड उसका एंटीडोट है। और फ्लोरिक एसिड सिलिशिया की हर बात को एंटीडोट नहीं करेगा, उसके बद असरात को एंटीडोट करेगा। और सिलिशिया के बाद ये फॉलो करता है, यानी उसके बाद तबन उसके से मुताबिकत रखने की वजह से उसके बाद आता है। इसलिए सिलिशिया को ये नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर सिलिशिया के नुकसान को दूर कर देता है। समझिए फ़र्क? नहीं, वो दोनों जगह ठीक कर लें, इस्लाह कर लें। और आप चुप करिए, कुछ सुनते नहीं हो, बैठे बताया क्यों नहीं? कैलकेरिया फ्लोर और फ्लोरिक एसिड में फ्लोर का जो कॉमन आंसर है, और कैलकेरिया फ्लोर में भी बहुत सी बातें फ्लोरिक एसिड की मिलती हैं। इसलिए आज खुद दिमाग में बाज़ हमों से कैलकेरिया फ्लोर निकल जाता है। हड्डियों की बनावट में क्योंकि ज़्यादातर कैलकेरिया फ्लोर काम आता है, मगर नेक्रोसिस में यह है फ्लोरिक एसिड। दांतों के नेक्रोसिस में कैलकेरिया फ्लोर ज़्यादा अहमियत रखता है फ्लोरिक एसिड के मुकाबले पर। और भी कॉम्बिनेशन है, 2-3 के जो चक्कर हैं। सल्फर के बाद क्या? कैलकेरिया कार के बाद, ठीक है। और सल्फर के बाद और भी है, एक बताया हुआ आपको, सार्सफीला है। और फिर उसके बाद सीपिया, बिल्कुल ठीक है, सीपिया। सार्सफीला और सीपिया ये रूटीन के कॉम्बिनेशन नहीं है, रूटीन के जो हैं आगे पीछे आने वाली दवाएं नहीं, इनका इम्कान होता है। इसलिए सल्फर के बाद कैलकेरिया कार में भी आप जा सकते हैं, सल्फर के बाद सार्सफीला में भी जा सकती हैं, और उसके बाद फिर सीपिया की बारी आएगी। और सीपिया के बाद कालोसेंथ और कॉस्टिकम और फिर स्टेफिया भी। तो बहुत से कम्बिनेशन हैं, उनको जब भी आप असल दवा पढ़ेंगे वहाँ कुछ कम्बिनेशन का जिक्र होगा, उनको ज़हन नशीन कर लें। इसमें एक चीज़ ऐसी है जो आमतौर पर दूसरी दवाओं में नज़र नहीं आती, कम से कम मेरे इल्म में नहीं, कि कहीं ये इलामत लिखी हो, पेशाब आया हो और रोक ले कोई तो सर दर्द शुरू हो जाए, ये इसकी टिपिकल इलामत है एसिड फ्लोर की। और ऐसा सर दर्द अपने अंदर गर्मी तपश भी रखता है, फिर जो इसके नतीजे में हो। और जो सर दर्द है वो जब पेशाब करेगा मरीज तो आराम आ जाता है, फिर आके बैठ नहीं जाती, लाजिम है कि पेशाब करे और फिर सर हट जाएगी। ये मालूम होता है पेशाब में कुछ ऐसे मादे हैं जहरीले जो रिटेन हुए होते हैं, वो वापस जिस्म में जरूर हो रहे होते होंगे और सर दर्द पैदा करते हैं। जब एक दफ़ा रिलीफ हो जाए, बोझ उतर जाए, तो खून से मादे वापस फिर उतरते होंगे पेशाब में। यानी मेरा अंदाज़ा है कि ये होता होगा, लेकिन इलामतें ये बावक़ती हैं कि सर दर्द को पेशाब के बाद आराम आ जाता है। ऐसे लोग जिनका जिक्र और दवाओं में सेलेनियम वगैरह में मिल चुका है कि वो अपने ख्वाहिशात के मगरूर होकर एक दीवानगी की हालत को पहुंच चुके होते हैं और फिर उन्हें सब कुछ खो बैठते हैं, और उसके बावजूद खड़े होकर बाज़ारों के कोनों में देखना, गुजरती हुई औरतों पर नज़र डालना, ये वही मजमून है जिसको हज़रत इस्लाम ने अपने एक मिसरे में फरमाया, नज़रबाजी को एक पेशा बनाया। तो
ये पेशा बना ले जो, ऐसे लोग आपको मरीज में बड़े नजर आते हैं। क्योंकि वहाँ याद है फायदा जो हम जाया करते थे, ये छोटी छोटी थी मेरे साथ, शौकी और फायदा है, माल रोड कश्मीर पॉइंट से लेकर पिंडी पॉइंट तक, लेकिन खास तौर पर जो बीच का मरकजी हिस्सा है, आपको याद है? याद है, मरे के इधर गांव में कितने वक्त खड़े हुए कुंडी हैं? होता था, कुंडी होता मरे के इधर गए तब से। हैरत अंगेज बात थी। आप तस्वीर भी नहीं कर सकते कि उन लोगों ने अपनी जगह मली हुई होती थी, और पिंडी से और इस्लामाबाद से खास तौर पर सुबह से शाम तक वहाँ खड़े होने वाले लश्कर दर लश्कर पहुंच जाया करते थे। और हफ्ता और इतवार को वो जगह मुकम्मल दोनों तरफ से भरी हुई उसमें, और कोई काम नहीं, उसमें खड़े हैं। और आगे से पागलों का हाल देखें तो वही घूमती थी वो और कोई जगह साइकिल भी आती थी। मैं अपने बच्चों को लेके वहां से गुजर के उनको दिखाया करता था कि अब ये जो जगह है यहाँ से निकलो, फिर आगे तुम्हें पता लगेगा कि खूबसूरती कहाँ है। और फिर उनको पिंडी मरी पॉइंट से लेकर वो आगे जो चक्कर हैं, जो गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द का जो रास्ता था, न आदमजाद वहां कोई हमारे सिवा दिखाई नहीं देता था। तमाम खूबसूरत जगह खाली पड़ी थी। और ये माल रोड, ये उनकी सैरगाह थी। दुनिया के पर्दे में कहीं मैंने ऐसी सैरगाह नहीं देखी। तो इनको अगर मुझे पता होता तो बोतल बना के ले जाता है कल के फ्लोरिक एसिड की है अभी भी वहां मेरा खुदाम कैंप ला ले जो किराए में खड़े सबको फ्लोरिक एसिड लेते चले जाए। और कौन सी दवाएं हैं इस स्टेट में, याद है? सेलेनियम हाँ, और पोनोस्मोडियम। ये खड़े होने वाले में खास तौर पर पिक्रिक एसिड और सीपिया लाइकोपोडियम भी मुझे याद है, वो भी असर पैदा कर देती है। सीपी और पिक्रिक एसिड तो मशहूर हैं। इसके बरक्स पस्टिल्ला के मरीज में एक इलामत है जिसका ताल्लुक इस बेहूदगी से नहीं है, वैसे ही उसके मरीज में एक इलामत पाई जाती है कि वो किसी कोने पर बैठ जाएगा खामोश और खोया हुआ बस, और उठाएंगे तो उठ जाएगा, खाना पेश करेंगे तो खाना खा लेगा, और किसी से वो रद्द-ए-अमल नहीं दिखाता किसी के खिलाफ, बस एक बच्चे की तरह अपने आप को सुपुर्द रखता है, जो चाहे उसको कह दें, लेकिन वैसे दिमाग ठीक है। इसके सिवा उसमें पागलपन की अलामतें दिखाई नहीं देती, मगर ये एक चीज़ है जो बस अपनी ज़ात का ख्याल रखना छोड़ देता है और दूसरों के हवाले हो गया गोया के। पस्टिल्ला इसमें बहुत मुफीद है, और पस्टिल्ला जब काम कर ले तो फिर सिलिशिया या बराह रास्त फ्लोरिक एसिड काम आता है। फिर उसमें इस किस्म के मरीज को पस्टिल्ला के छोड़े हुए को टेक करके आगे बढ़ाने में एक इसका इसमें मलिका है इस बात का। ऐसे बाद मरीज मुझे मिले थे, मैंने उनको बाद दूसरी दवाएं दी थी, मगर उस वक्त मुझे फ्लोरिक एसिड का ख्याल नहीं आया। तो अब अगर वो सुन रहे हों तो वो ये भी ट्राई करके देखें। हाँ, एक और चीज़ बहुत इसमें अच्छी है,
जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि इस्कुलस में वेरिकोस वेन्स का रुझान बहुत ज़्यादा है, आर्निका में भी है और भी बहुत सी दवाओं में है, लेकिन कैलकेरिया फ्लोरिक एसिड में ये वेरिकोस वेन्स पैदा करने का और वेरिकोस वेन्स को ठीक कर देने का रिकॉर्ड बहुत है। इसलिए वेरिकोस वेन्स बसावकात ठीक नहीं होती, क्योंकि होम्योपैथ आदमी का वगैरह 2-4 दवाएं देकर तो छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करती। वेरिकोस वेन्स के मुताबिक मेरा तजुर्बा यह है कि चाबी की तरह इसको सही दवाई चाहिए। देखने में एक ही मर्ज है, खासतौर पर औरतों को बच्चे पैदा करने की बिना पर जो बोझ पड़ते हैं उसकी वजह से वेरिकोस वेन्स हो जाती है, टांगों में जाले बन जाते हैं नीले नीले, और फिर वो रगें उभर जाती हैं और बहुत तकलीफ दे हालत है। बालों के तो फिर वो फट के ब्लीड भी करते हैं। तो उनमें मैंने देखा कोई भी दवा इत्तफाकन नहीं काम करेगी कि रूटीन का छटा दें, लेकिन जो करेगी वो फिर चाबी की तरह करती है, फौरन रिलीज देती है। उसमें चोटी की दवाओं में एक आर्निका है, एक क्या इस्कुलस, हाँ इस्कुलस है, और एक ये उसके अलावा भी 2-3 दवाएं मुझे इस वजह में नहीं, क्या लेगेसिस, हाँ लेगेसिस बहुत अच्छी है। एक और दवा बताई थी कि जो उसमें सेंसिटिव और दर्द वाले और ब्लीड करते हैं जल्दी, वो कोई और दवा थी। सल्फर भी बताई थी है, जलन जिनको सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं बताई थी, वो भी बताई थी, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर भी है और कार्बोवेज भी। हाँ कार्बोवेज भी है, लेकिन ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हेमोमेलिस के इलाम से कुछ ब्लैक खून वाली मिलती तो हैं, मगर जो मेरे जहन में खास दवा थी सल्फ्यूरिक एसिड थी वो। तो इन दवाओं को आप ज़्यादा पेश नज़र रखें, वरना और भी ढूंढनी पड़ेंगी। अगर वेरिकोस वेन्स के हवाले से कोई दवा याद ना आए तो बेहतर इलाज ये है कि इसको भूल कर उसके मिजाज की तशख़ीस करें। अगर आप मरीज़ के मिजाज की तशख़ीस कर लें तो फिर ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं कि पाँव पे क्या बीमारी है और टांगों पे क्या है और हाथों पे क्या है, इनको भुलाकर सिर्फ मिजाजी दवा दें तो बसा औकात वो फ़ायदा पहुँचा देती है। नाइट्रिक एसिड भी है, यकीनन है, हो सकता है उसका ही जिक्र ताज़ा हुआ हो। जो नाइट्रिक एसिड तो लाजमन है इसमें बहुत मुफीद। हाँ नहीं सिर्फ मुखों को नहीं, वेरिकोस वेन्स भी। हाँ अल्सर जो मैं बताया ना वेरिकोस वेन में पैदा हो जाते हैं उसमें ये नाइट्रिक एसिड भी, सल्फ्यूरिक एसिड भी, और फिर ये दवा बहुत मुफीद है फ्लोरिक एसिड। बाज़ लोगों को सर की जल्द के नम होने की बीमारी होती है, यानी सर की जल्द की हिस्स ख़त्म हो जाती है, और बाज़ औरतें ये भी शिकायत करती हैं कि पीछे तो लगता है कि लकड़ी का बना हुआ सब बिल्कुल डेड हो जाता है पिछला हिस्सा। उसमें फ्लोरिक एसिड बेहतरीन दवा है। इसी तरह हाथों और पाँव के सुन्न हो जाने का रुझान भी इसमें मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड के नम होने का, जो पिछले जो रीढ़ की हड्डी जो चलती है पीछे, उसके साथ साथ अगर नम होने का एहसास हो, उसमें फ्लोरिक एसिड बहुत मुफीद है। अक्सर इसकी जो नमनेस है उसका मेरा ख्याल है वेरिकोस ना, उससे नेक्रोसिस के मादे से ताल्लुक़ है। ये हड्डियों को भी गलाता है और जो असाबी रेशे हैं उनकी जिल्द को भी खाता है ये। तो उसकी वजह से पेशे इसके कि मरीज आगे बढ़ के वो फालिज हो जाए या आखिर पे जवाब देगा मरीज़, बर वक्त उसको देना चाहिए, क्योंकि काम करने में बड़ा देर लगाएगा।
एसिड फ्लोर को याद रखें कि चूंकि आस्था अमराज पैदा करता है, ठीक भी आस्था ही करता है, इसलिए ऐसे मरीजों को फौरन कुछ देर देकर एसिड फ्लोर बदलना नहीं चाहिए। अगर तो मरीज की हालत गिरना बंद हो जाए और ठहर जाए और कुछ वो कहे कि थोड़ा सा मुझे तबीयत बेहतर लगती है, तो फिर उस दवा को जो स्लो यानी आहिस्ता असर करने वाली हो उसको लंबे अरसे तक मौका देना चाहिए। क्योंकि ऐसे मरीजों में अगर आप सब्र से दवा देते रहेंगे तो 1, 2, 3 महीने के अंदर फिर जो अलामतें हैं वो बहुत खुशगवार होती हैं, क्योंकि उस वक्त तक ये आहिस्ता आहिस्ता रेशों का मिजाज बदल चुका होता है और फिर जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं जैसे लंबे अरसे के बाद रोईदगी ज़ाहिर हो, तो इस तरह सारा जो मरीज़ का पूरा निज़ाम है वो सेहतमंद होना शुरू हो जाए, तो फिर अच्छी अलामतें ज़ाहिर होती हैं, जैसे आखिर पे बहार के शुरू में अलामतें होती हैं। तो छोड़ना इसको जल्दी नहीं है, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसके दौरान मरीज़ की हालत बिगड़े नहीं और रुक जाना कतई हो और कुछ बेहतरी के आसार हों, फिर आप फ्लोरिक एसिड को आंखें बंद करके लंबा अरसा देते जाएं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। दूध पीते बच्चों के सर पर जो एक्जिमा की वजह से जिल्दें सी बन जाती हैं, अंदर पीप और फोड़े पलते हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। और ड्राई स्केल्स अगर हों उसमें भी मुफीद है। और वो जो बड़ों में इसकी अलामत ये है कि सर के जो गंजे हिस्से हैं उनमें ज़्यादा खारिश होती है, बालों वाले हिस्सों में कम। तो अगर गंजे अपने गंज को खुजलाएं तो उस वक्त इस दवाई की को याद करें बजाय हंसने के। तो गंजे के जो हंसते बहुत हैं सारे गंजे होते हैं। गंजा होने का जितना रुझान इंसान में पाया जाता है वो बहुत फैल गया है ये, और फिर भी गंजे पे हंसी जरूर आती है। कई लोग बेचारे बड़े एहतियात से देखे टोपी सजा के चलते हैं लगा के अच्छी तरह, कुछ भी अगर गलती से उड़ जाए तो एकदम बेचारे शर्मिंदा जगह पर डालते हैं टोपी। मगर का बात बेतकल्लफ वो अच्छे लगते हैं, बल्कि बेतकल्लफ से उनको परवाह कोई ना हो वो बुरे नहीं लगते, गांजे की जिंदगी का हिस्सा है। इसमें जो नमनेस है उसमें एक चीज़ और भी है जो किसी एक और दवा में भी पड़ी थी, मुझे ध्यान में नहीं आ रही, कि जो हिस्सा आमतौर पर नम वो हिस्सा होता है जो बदन के नीचे हो, जिस पे बदन का दबाव हो। अगर वो ना हो नम और दूसरी तरफ का हिस्सा नम हो तो ये अजूबा है। और ये एक और दवा में भी मुझे याद है मैंने पढ़ाया था, इसमें पाया जाता है खुसूसियत से। आमतौर पर बदन के जिस पहलू आप लेटे हैं वो पहलू सो जाता है और बदलना पड़ता है। जिस टांग के करवट पर बैठेंगी आप वो सो जाएगी, लेकिन अगर दूसरी जगह सो जाए और वो हिस्सा जो दबा हुआ है वो ठीक रहे तो ये फ्लोरिक एसिड की अलामत है। लेकिन और भी एक दवा में मुझे याद पड़ता है, मगर विशाल साहब को याद आ जाए। आप लोग जो काम कर रहे हैं देख रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी चीज। वो तो अलग चीज है, झटकों वाली दवा अलग है बिल्कुल। मैं नमनेस की बात कर रहा हूँ, नहीं बताया हुआ? हाँ हाँ मुझे याद है कि बताया हुआ। हाँ। शायद पसिल्ला में ही हो, नहीं? हाँ हाँ, एक और चीज इसमें बड़ी अजीब है जो आमतौर पर दूसरी दवाओं में इस तरह
नुमाया तौर पर नहीं मिलती कि सर बालों का बाईं तरफ से कम डेवलप होता है और वो फर्क देखते ही पता लग जाता है। वो आंख का वो हिस्सा भी निस्बतन दबा हुआ, पूरा बाईं तरफ का सर वो छोटा निस्बतन, और उसके जो खम हैं वो भी हल्के से बीमारी के निशानदेही करने वाले खम हैं। वो फ्लोरिक एसिड की निशानी है। और ये अजीब तरह दवाएं काम करती हैं, क्योंकि हड्डी की बनावट में बहुत काम करने वाली दवा है। मालूम होता है कि कोई डिफिशिएंसी पैदाइश के वक्त माँ के अंदर हुई है या कोई और बीमारी हुई है, जिसकी वजह से जब असर होता है तो बाएं हिस्से पर पड़ता है, सिर्फ दाएं हिस्से पर नहीं पड़ता। इसके मतलब कहते हैं कि ये हमने प्रूविंग से नहीं मालूम किया, बल्कि क्लिनिकल तजुर्बे में ये बात आई है। क्लिनिकल से मुराद है कि मरीजों को दवा देते हैं और बार बार उस दवा से ख़ास अमराज या ख़ास अलामतों में फ़ायदा पहुंचा हो, उसको कहते हैं क्लिनिकल है ट्रीटमेंट। और अगर प्रूविंग में आए, यानी जिन लोगों ने तजुर्बे किए हैं वो अपने तजुर्बे में देखें और बहुत से तजुर्बा करने वालों की एक जैसी अलामतें हैं, तो वक़्ती तौर पर दवाई की का अपना मिजाज होता है जो ज़ाहिर होता है। तो ये अलामत जो है, ये चूँकि ऐसी चीज़ है जो गालिबन होम्योपैथिक उसके प्रूविंग के ज़रिए मालूम हो भी नहीं सकती। कितना लंबा अरसा प्रेगनेंट वुमेन्स को दें और फिर वो प्रूविंग दिखाएं, है भी ख़तरनाक बात, कोई भी नहीं मानेगा इसके लिए। तो बात चीज़ें क्लिनिकल तजुर्बे में आती हैं सिर्फ। दो बातें इसमें भूख प्यास की ये हैं कि बहुत ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश वो तो अक्सर लोगों को होती है, मगर हर वक्त खाने की ख्वाहिश ये भी साथ इसके चलती है। सल्फर में प्यास बढ़ जाती है, भूख मिट जाती है, और अगर मिटे ना तो कम हो जाती है। सल्फर में सुबह के वक्त भूख बिल्कुल नदारत होती है, लेकिन इसमें किसी वक्त भी भूख नहीं मिटेगी, भूख की ख्वाहिश होगी और पानी ठंडा पीने की। तो इस पहलू से भी ये थोड़े थोड़े बारीक फ़र्क दवाओं में इम्तियाज़ पैदा करने में काम आ जाते हैं। अल्सर जो गले के पुराने हो जाएं, उनमें भी मुफीद है। सिलीशिया और मरकरी एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये बता चुका हूं आपको पहले। इसके बीच में हेपेसल्फ डालनी पड़ती है, और मगर ये जो दवा है ये सिलीशिया के साथ भी मौक़त रखती है, मरकरी के साथ भी दी जा सकती है। फ्लोरिक एसिड इन दोनों में से किसी से भी दुश्मनी नहीं रखती, मगर इंट्रोडोज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते इसको। इंट्रोडोज करना हो तो हेपेसल्फ ही होगी। सिलीशिया देकर कोई और दवा बदलनी है, या किसी की दवा के बाद सिलीशिया देनी है जो मरकरी के बाद, तो फिर वो हेपेसल्फ बीच में डालें, फिर ठीक हो जाएगा। सिलीशिया मरकरी के बाद सिर्फ एक सूरत में दी जाती है, और वो भी ऊंची ताकत में। अगर यकीनी तौर पर पारा खाने से नुकसान पहुंच जाए और इल्म हो कि इस वजह से हुआ है, फिर सिलीशिया ही उसका एंटीडोट है, फिर कोई और दवा काम नहीं करेगी। बहुत ऊंची ताकत में सीएम में सिलीशिया दे दें, फिर 10-15 दिन के बाद दवाएं, तो मरकरी का जो असल क्रूड मरकरी जिसको कहते हैं, यानी मादा मरकरी से बराह रास्त नुकसान पहुंचा हुआ हो, उसको वो ठीक कर देती है। तो वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं कि मरकरी के बाद सिलीशिया नहीं देनी।
सल्फर में भी एक मॉर्निंग डायरिया होता है, बताया हुआ ना आपको, जो आमतौर पर कंजम्पटिव का है। यानी सल्फर का जो सुबह का डायरिया या सुबह के असहाल हैं वो अक्सर सिल्ली मरीजों में मिलते हैं, लेकिन इसमें भी एक सुबह के असहाल का रुझान मिलता है। लेकिन इलावाज में भी ऐसे असहाल जो ठीक होने में ना आए और बदन बहुत कमज़ोर कर दें किसी को, उसमें फ्लोरिक एसिड बाज़ दफ़ा अगर बाकी इलामतें मिलती हों, फिर तो पक्का इलाज है। लेकिन अगर ना भी मिल रही हो, ऐसा मरीज हो, तो फ्लोरिक एसिड ट्राई किया जा सकता है उसके ऊपर। जिगर के ख़राब होने से जो पानी रुक जाता है बदन में, झिल्लियों वगैरह में, और फुलावट वाले वर्में आ जाती हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है, और वो नरम फुलावट नहीं होती बल्कि थोड़ी सी सख्ती की तरफ मायल होती है। इसको ड्रॉप्सी कहते हैं। ये जिगर की खराबी से जो ड्रॉप्सीज होती हैं, उसमें कान में हो जाती हैं, उसमें फ्लोरिक एसिड एक मुफीद दवा है। और इसमें जो ड्रॉप्सी है उसमें गर्मी का एहसास भी होता है इसके अंदर, यानी फूली जगह के अंदर जैसे जो सयाल मादा है वो गर्म है, क्योंकि फ्लोरिक एसिड गर्मी से ताल्लुक है ना, और बदन में वैसी गर्मी पैदा करती है। तो इसकी जो वर्मों की पहचान है उसमें भी गर्मी का मादा वो इसको पहचानने में मदद देगा। मैंने जर्सीमन भी नहीं पढ़ाई हुई आपको, अब ये ना कहो कि मैंने नहीं पढ़ाई हुई है, नहीं पढ़ाई हुई। इतना जिक्र आया इसका, लाइकोपोडियम भी नहीं पढ़ाया है, लाइकोपोडियम भी नहीं पढ़ाया। अच्छा देख लो, और हर तीसरी जगह लाइकोपोडियम हैं? किताब में इतना ज्यादा जिक्र था लाइकोपोडियम का, लेकिन वो नहीं पढ़ा। बहुत बेजनाक लगा था। अब ये सीन शुरू करते हैं। जर्सीनियम में भी निस्बतन रफ्तार इसकी कम है बीमारी की आने की, लेकिन फ्लोरिक एसिड की तरह सुस्ती नहीं है कि जो लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता पैदा करे। जब हम जर्सीनियम को निस्बतन सुस्त कहते हैं तो सिर्फ मुकाबला इसका एकोनाइट और बेलेडोना से करते हैं। कुछ इलामतें दोनों की मिलती हैं, सर की तरफ रुझान और दर्द, मुंह का खुश्क हो जाना, ये इलामतें एकोनाइट, बेलेडोना और जर्सीनियम में मुश्तरक हैं। लेकिन एकोनाइट में तपश है और खून के रुझान की जो तेज़ी है उससे तमतमाता है जिस चेहरा। जर्सीनियम में तपश नहीं है, और जर्सीनियम ठंडी दवा है वैसे भी, यानी सारे जिस्म में सर्दी का एहसास होगा, और खुश्की तो है मगर प्यास नहीं है। ये जर्सीनियम की मोटी मोटी पहचान की इलामतें हैं। दूसरे, सर्दी लगी है तो फ़ौरन बीमारी नहीं पैदा होगी, 2-3 दिन लग जाते हैं। और अगर किसी माँ को पता हो कि बच्चे को कब सर्दी लगी थी और 2-3 दिन पहले का मुअय्यन हो और फिर बुखार हो और तकलीफ हो, तो जर्सीनियम फ़ौरन दे देनी चाहिए। लेकिन अगर अभी कुछ देर खेला है सर्दी में, शाम तक बुरा हाल हो गया, तो फिर जर्सीनियम की वजह बेलेडोना या और भी तेज़ी और जल्दी हो तो एकोनाइट। और मैं तो एकोनाइट और बेलेडोना मिला के देता हूँ, और ये झगड़ा नहीं फिर करना पड़ता कि इसकी दवा है या उसकी दवा है, दोनों मिलकर भी अच्छा असर करते हैं। कैंट के मुताबिक तो जर्सीनियम की जो नज़ला है वो कई दिन लगाता है सर्दी खाने के बाद। यानी सर्दी आज लगी है, आज जुमेरात है ना, तो नज़ला इतवार या पीर को ज़ाहिर हो, तो ऐसी सूरत में जर्सीनियम की तरफ तवज्जो जानी चाहिए। अब एक और दिलचस्प बात है जो फ़र्क है,
यह ख्याल आता है कि जरासीम चूँकि ठंडी दवा है, इसलिए सर्दियों के मौसम में इसका असर ज़्यादा नुमायाँ होगा। और एकोनाइट में जोश और गर्मी पाई जाती है, तो इसको फिर गर्मियों में इसको सर्दियों में काम आना चाहिए। जरासीम माफ़ करना, वो गर्मियों में, लेकिन उलट है, एकोनाइट सर्दियों की दवा है और जरासीम अक्सर गर्मियों की दवा है। गर्मियों का मौसम हो उसमें जरासीम ज़्यादा काम करता है, यानी जरासीम के मरीज़ ज़्यादा पैदा होते हैं, और गर्मियों में जो सर्दी लगे उसमें जरासीम ज़्यादा मुफीद है, और सर्दियों में जो सर्दी लगे उसमें एकोनाइट मुफीद है। लेकिन एकोनाइट गर्मी की भी दवा है, असल में एकोनाइट खुश्की की दवा है। खुश्क सर्दी हो तो एकोनाइट के मरीज़ पैदा होंगे, खुश्क गर्मी हो तो एकोनाइट के मरीज़ पैदा होंगे। गर्मियों की पेचिश में ये चोटी की दवा है जो एकदम खून कर देते हैं मरीज़ को, खूनी असाल या खूनी पेचिश। उनमें अगर गर्मियों की खुश्क मौसम की हो तो एकोनाइट के बगैर कोई दवा नहीं देनी चाहिए। पहले एकोनाइट दें, फिर बाकी बातें बाद में आएंगी। अब जरासीम को आमतौर पर सर दर्द नज़लों में जो इस्तेमाल किया जाता है, मगर असहाल वगैरह में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि अगर जिस्म ठंडा हो और सर में बोझ पड़ने का रुझान पाया जाता हो, मुंह खुश्क और प्यास ना हो, ये अमूमी तबीयत का मिजाज हो, तो ऐसी सूरत में वो असहाल जो देरीना लगे रहते हैं, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो जरासीम से ठीक हो जाते हैं। तो जरासीम असहाल की भी दवा है, ये अक्सर लोग उसको भूल जाते हैं, असहाल में इसका दिमाग में नाम ही नहीं आता। असल में जरासीम जिगर पर बहुत असर अंदाज होती है, जिगर के लिए बड़ी चोटी की दवाओं में से है, और ज़्यादातर मगरबी मुल्कों में जहाँ शराब पी जाती है वहाँ जिगर पे जो बद असर हो, उसके नतीजे में डायरिया हो, उसके नतीजे में ड्रॉप्सी हो, तो उन सब में जरासीम मुफीद दवा साबित होती है। इसमें एक इलामत ऐसी है जो सुरानिम से मिलती है। सुरानिम भी ठंडी दवा है, लेकिन रात को बुखार में वो भापें उठ रही होती हैं जिस्म से, और लिहाफ या चादर के अंदर सख्त गर्मी होती है, तो मरीज़ वैसे ठंडा है और मुस्तकिलन रुझान ठंड की तरफ है, लेकिन जब बुखार आए तो ये ख़ास इलामत जो अंदर से जिसे भांबड़ जलना कहते हैं ना, उस तरह जिस्म तपता है और फिर भापें उठ रही होती हैं, और बावजूद इसके सुरानियों का मरीज़ कपड़े उतार के नहीं फेंकता, वो लपेट के रखता है। जरासीम में भी बिल्कुल यही इलामत पाई जाती है, सिवाय कपड़ों वाली बात तो मुझे नहीं पड़ी, मैंने कहीं पढ़ी इसमें, लेकिन वेपर्स निकल रहे हों, भापें निकल रही हों, और कपड़े के अंदर ये इलामतें मौजूद होती हैं, इसका मतलब है कपड़े ले ही रखता होगा मरीज। बाज़ वक्त लगता है कि भाप, वो कहता है मरीज की स्टीम बन रही है मेरे बदन में से। और सुराइनम में इस दौरान बीमारी की शिद्दत में और क्या बातें ज़ाहिर होती हैं। सुराइनम का मरीज बेप्यास नहीं होता और भूख बहुत लगती है उसको। जरासीम में इस सुराइनम की इलामतें मौजूद हैं, लेकिन जरासीम के मरीज पानी की कोई ख्वाहिश नहीं रखता, प्यास नहीं लगती, ना अच्छा लगता है पानी, और मुंह खुश्क होगा फिर भी।
तो ये फ़र्क है जो, और खाने की कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं, क्योंकि अक्सर इसमें जिगर बंद हो जाता है जलसीमियम में। बीमारी का असर आहिस्ता होने के बावजूद इसको क्रॉनिक बीमारियों में कम इस्तेमाल, शास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो दरमियाने दर्जे की ना, थोड़े अरसे में डेवलप हों और फिर कुछ देर ठहर के या मार दें मरीज को या अलग हो जाएं, उनमें जलसीमियम काम आता है। खून का दबाव चेहरे की तरफ मैं बता चुका हूं आपको, सर की तरफ, चेहरे की तरफ। चेहरे का गर्म हो जाना, पाँव हाथ पाँव ठंडे होने के अलावा, और इस दवा के अलावा आर्निका में भी है। आर्निका में भी चेहरा बहुत तपता है नुमाया और हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा घुटनों तक मरीज कहते हैं बहुत सख्त ठंडे हो गए हैं हाथ पाँव नहीं, पाँव और घुटने, और वो जो है पिंडली का हिस्सा, और घुटनों से ऊपर ठीक होते हैं। वो भी जलसीमियम के दायरे में आते हैं ऐसे मरीज। इसके जो कमर के उगलात हैं वो टेंस हो जाते हैं, उनमें खिंचाव और तनाव आ जाता है, और इस वजह से इसकी कमर की दर्द सिर्फ कमर के निचले हिस्से से दर्द नहीं रखती, सारे पिछले रीढ़ की हड्डी से पूरे और फिर गुद्दी के बेस तक जाती है। और जो स्टिफनेस का एहसास है उसकी वजह से इंसान के लिए गर्दन मोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। इसकी ऐसी हालत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर औरत हामला हो और बच्चा वजह हमल के दिन हो, और बच्चा आराम से आने की बजाय कमर की तरफ कौंधे उठें, दर्द के कौंधे ऊपर तक जाए, नीचे से कमर के ऊपर फिर वापस आएँ। ऐसी इलामत में जलसीमियम से बेहतर कोई दवा नहीं, और बावजूद इसके कि निस्बतन आहिस्ता दवा है, मगर ऐसे मौके पर जहाँ जब इसकी ज़रूरत पड़े तो बहुत तेज़ी से काम करती है। जो सारे कमर के उज़लात की जो सख्ती और उनके अंदर खिंचाव है वो एक दो खुराकों से रिलीफ हो जाता है बिल्कुल, और उसके नतीजे में खुदा के फजल से फिर बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। ये इलामत बार बार लिखी गई है कि जब बुखार ज़्यादा हो, जो कुछ भी हो, हाथ पांव ठंडे होंगे। आफ्टरनून में इसका असर ज़्यादा है। आमतौर पर आर्सेनिक का असर है 12 से 1 तक, और इसका असर है 2, 3, 4, 5 बजे तक, और 3 बजे और 3 और 4 के दरमियान ख़ासतौर पर काली कार ज़्यादा असर दिखाती है। तो बहुत लेट आफ्टरनून तो नहीं, मगर शाम के दरमियानी हिस्से से गुजर का जो किनारा आता है उसमें जलसीमियम की तकलीफें ज़्यादा बढ़ती हैं। क्यों ये वक्त हुआ नहीं अभी तक? वक्त नहीं हुआ? आपकी मुट्ठी काम नहीं कर रही। जलसीमियम खाएं। जलसीमियम नहीं, वो पहले कौन सी दवाई थी वो ज़्यादा? हाँ, फ्लोरिक एसिड नहीं देनी इसको बेचारे को।
लो जी, वो कैसे तब, और वो 2 दवाएं नीचे रख दिया करो साथ जब तक। अब कल है ना फिर? नहीं, अच्छा अच्छा।